हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2011 के सॉल्व पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि बच्चों को साफ साफ दिखाई दे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप तो हम उसे दंडित नहीं करेंगे, अभिभावकों को सूचित नहीं करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना उचित है। तो प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन बी, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? तो हम उन्हें धन्यवाद करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उत्तरदायित्व की अनुभूति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तरदायित्व की अनुभूति। नेक्स्ट देखते हैं, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप करेंगे। तो हम जो है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। एक प्रसामान्य 12 वर्ष के आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना चाहिए। तो समकक्षी के लिए बेचैनी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। तो विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण जो है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी हो। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। तो अंगीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी टिप्पणी देखते हैं, राधा मुकुंद मुखर्जी ने लिखा है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। अर्थात मानवीय मूल्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकार होता है और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अपने विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान की भी होनी चाहिए, बालकों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति
विद्यार्थियों के मत की भी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस स्तर के छात्र बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मनोचित्रण का संदर्भ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मन के प्रकार का अन्वेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो विचारों में सृजनात्मकता होती है, अभिव्यक्ति में अनूठापन होता है और कौतूहल। तो ऑप्शन बी जो है दूसरों के साथ लड़ाई करना, ये सृजनात्मकता के लक्षण नहीं है। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि, तो देखिए बालिका शिक्षा को महत्व देना इसलिए उचित है क्योंकि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें आंसर कुछ और दिया है लेकिन ये सही नहीं है, तो मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन 22, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है तो समुदाय के समर्थन पे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है तो सही मार्गदर्शन करा के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे। इस सबसे इसमें पॉजिटिव जो आंसर है उसके अभिभावकों से बात करेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन ए। चरित्र का विकास होता है तो चरित्र का विकास उपरोक्त सभी से होता है, इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है, जिन प्रश्नों का वह उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ और आंसर दिया है लेकिन सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो पूजनी है, ऑप्शन बी पूजनी। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए, तो जिसका जन्म पहले हुआ होगा उसको अग्रज कहेंगे, यानी आगे आया हुआ, आगे पैदा हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है ऑप्शन डी पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट शब्द में सजदन आवट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से गिरे में अलग होने का भाव है, तो यहाँ आपदान कारक होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है, जिसमें कोई नवरत्न, कोई अंक आ जाए, कोई संख्यात्मक शब्द आ जाए, जैसे त्रिभुज है, नवरत्न है आदि, तो ये द्विगु समास हो जाता है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तनय जो है ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो सरोज है, अरविंद है और पंकज है। सलील जो है ये पवन का या हवा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्न मति, ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट देखते हैं, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, तो निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाएगा निधन गुण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित शब्दों में के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द है। तो कलश ऐसे लिखते हैं, क ल और सलजम वाला श, कलश। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो शुद्ध रूप में एकदम है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय, तो भानु छोटा ऊ की मात्रा रहेगा भानु में, और उदय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भानुदय का संधि विच्छेद भानुधन उदय, यानी कि उ छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। अ आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रास और दीर्घ शब्द आए तो दोनों मिलके क्रमशः आ ई उ री हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों को पढ़ने के बाद ऑप्शन डी जो है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो द्रव जो है, द्रव मतलब लिक्विड होता है, ये धन पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो डाकुओं को यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो घुड़सवार शब्द जो है ये यौगिक शब्द है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द है, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला। यहाँ प्रत्येक खंड के 2 शब्द हैं, दोनों सार्थक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अजायब घर शब्द है। तो अजायब घर संकर शब्द है, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग है दुस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दुस। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो जगन्नाथ जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। थोड़ी इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो क, च, ट, प अपने वर्णों के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। तो देखिए जगन्नाथ, जगत धननाथ, ता आया है और ना आया है, न बन गया है, 5वां वर्ड हो गया है। नेक्स्ट देखिए वाक में, तो क है और माँ है, यानी क के बाद आ रहा है माँ तो सीधे हो गया है वांग में। तो क के बाद माँ आ रहा है तो अंग हो गया है क, ख, ग, घ, अंग। तो ये 5वां वर्ड में बदल गया। मोर का तत्सम शब्द होगा, तो मोर का तत्सम शब्द मयूर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिशाप शब्द में उपसर्ग है, तो अभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्षा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये वाला ईर्षा। चंद्रमा का पर्यायवाची है निशाकर हो जाएगा, ऑप्शन ए। महादेव का पर्यायवाची शब्द है तो चंद्रशेखर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अव्ययी भाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है तो ये हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन ए, क्योंकि महात्मा गांधी की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। तो देखिए इन चारों वाक्यों में हवा धीरे धीरे बह रही है, तो हवा धीरे धीरे, जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया की विशेषता उनकी अनिश्चितता, क्रिया के घटित होने की स्थिति तथा क्रिया के निषेध व स्वीकृति को दर्शाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो चक्रपाणी है, क्योंकि पाणी जो है विष्णु भगवान की ओर इशारा कर रहा है। उपरोक्त शब्दों में चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यहाँ पे चक्रपाणी में चक्रधन पाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। तो फास्टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इफ द सुपरलेटिव इज लिस्ट देन द पॉजिटिव इज, तो लिस्ट जो है लिटिल का हो जाएगा, पॉजिटिव लिटिल, और लीजर या लेस लीस्ट। लिटिल का सुपरलेटिव है लिस्ट। व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैट? वॉर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। डैश टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेज, तो यहाँ हो जाएगा मच टाइम, ऑप्शन सी, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। Only much time would be used here because much is used with uncountable nouns and times is an uncountable noun. Hence option C would be correct. Which statement is correct? तो देखिए पहला स्टेटमेंट है we considered the matter further। दूसरा सेंटेंस है we considered the matter further, तो ओनली सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज पार्टिसिपल ऑफ राइड? तो इसकी पार्टिसिपल हो जाएगी ऑप्शन डी राइडेन। व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव? तो ग्रो हो जाएगा, ऑप्शन ए। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, तो एडवर्ब हो जाएगी बैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एडवर्ब ऑफ फॉलोइंग, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हो जाएगा हार्डली, ऑप्शन ए। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, परफीडी, ऑप्शन सी करेक्टली स्पेल्ड है। चूज द पार्ट वेयर देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, तो देखिए आई वॉन्ट टू द लिबर्टी टू गेट as many information as I could, तो इसमें जो सी है, पार्ट सी में दिक्कत है क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, तो देखिए शी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। ऑल एग्जेक्टिव है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एग्जेक्टिव। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस, सी इसका राइट आंसर होगा। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड, गर्ल्स, तो इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा गल्फ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो सभी को ध्यान से पढ़ के देखिए। टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड
इनकरेक्टली। तो निगेटिव जो है, निगेटिव ये गलत दिखा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड पेयर, डिक्रीट एंड डिक्रीट आर कॉल्ड। तो ऐसे पेयर जो एक ही टाइप की ध्वनि जिसमें निकलती है, एक ही टाइप के शब्द लगते हैं बोलने में, स्पेलिंग भले अलग हो, तो उन्हें कहते हैं होमोफोन्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ गिवन बिलो वर्ड स्ट्रॉन्ग। तो ये हो जाएगी स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड ग्रेव। तो नाउन इसकी हो जाएगी ग्रेविटी। ऑप्शन डी। ए वेरी ब्रीफ pause in a sentence is marked by using a or an comma। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द gerund जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें जॉगिंग चिरंड हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। चूज द सेंटेंस वेयर द कॉमा इज प्लेस्ड करेक्टली। तो कॉमा ऑप्शन सी में करेक्टली है, क्योंकि यहाँ जो पहला ऑप्शन है इसमें एस के बाद, यस के बाद जो है कॉमा लगेगा। नो में नो के बाद कॉमा लगाना चाहिए था। नो फिर है डी में, तो यहाँ भी नो के बाद कॉमा लगाना चाहिए था। वेल में कॉमा लगा हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट एब्रीविएशन। यहाँ लिखा है जनवरी 12, तो उसमें JAN होगा, U एक्स्ट्रा लगा हुआ है। फिर लक्ष्मी पेपर कंपनी है, तो कंपनी में बस CO से दिखाते हैं। और इसमें सैटरडे है, तो सैटरडे को SAT से बस दिखाते हैं। नॉर्थ एंड राइट है। एब्रीविएशन वे वर्ड्स होते हैं जिसमें किसी लंबे से शब्दों को छोटा करके लिखा था शॉर्ट में। जैसे सैटरडे की पूरी स्पेल लिखने में सुविधा के लिए सैटरडे की अगर पूरी स्पेल लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और शॉर्ट में लिख देंगे SAT तो सब समझ जाते हैं कि सैटरडे है, और शॉर्ट में कम टाइम में कम मेहनत से सैटरडे लिख देते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ ST। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ऑप्शन सी की स्पेलिंग सही लग रही है, प्रिविलेज। व्हाट डज द फ्रेज क्रीम ऑफ क्रॉप मीन। तो क्रीम ऑफ क्रॉप का हो जाएगा ऑप्शन डी, द बेस्ट ऑफ द ग्रुप। अगला खंड देखते हैं, केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यानी इनमें से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय आर्य। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। ऑप्शन डी। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। ऑप्शन 22 हो जाएगा, ऑप्शन सी। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। तो गैंडा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है। तो पांडिचेरी, ऑप्शन सी। बॉम्बे हाई संदर्भित है अब तक तेल क्षेत्र से। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है। तो भारत का 26वां राज्य ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है।
9 नवंबर 2000 तथा झारखंड 28वां राज्य है, 15 नवंबर 2000 को बना। भारत का नवनिर्मित राज्य तेलंगाना 29वां राज्य है, जिसे 2 जून 2014 में राज्य का दर्जा मिला था। तो भारत में सिर्फ 28 राज्य हैं। उस समय ये 29वां था, लेकिन अब सिर्फ 28 राज्य हैं। इसे 2 जून 2014 को दर्जा मिला, यानी तेलंगाना 28वां राज्य है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में इसका उद्गम नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक वेद व्यास थे। नेक्स्ट देखते हैं, लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस धर्म के तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो जैन धर्म है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हंसते हुए बुद्धा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकुंतलम लिखी थी, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था, तो मुगलों ने पराजित किया था। ऑप्शन ए। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें मुगलों ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। राणा सांगा संबंधित है, राणा सांगा जो है वो मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, और ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे, तो पंचशील पर हस्ताक्षर नेहरू जी और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए? तो ये 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के प्रधान कौन थे? तो संविधान सभा के प्रधान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रकूटों द्वारा। फिर देखिए, ग्राम पंचायत में कितने पक्ष होते हैं? तो ग्राम पंचायत में 3 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है, तो नगर पालिका कमेटी का प्रधान जो है अध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम न्यायालय कहलाता है, तो ग्राम न्यायालय न्याय पंचायत कहलाता है। ऑप्शन बी। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, तो कक्षा कहलाता है। ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महासागर से छोटा बृहद लवड़ी जलाशय कहलाता है, तो ये सागर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। किसी नदी और उसकी सहायक द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है, तो नदी घाटी कहलाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना है? तो हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे टोटल। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो हिमशैल भारत में नहीं पाए जाते हैं, ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। भारतीय मुख्य भाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भाग में सिर्फ एक महासागर हिंद महासागर मिलता है, जबकि 2 सागर हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? तो प्राचीन रोम जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गणतंत्र हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो अवाचनीय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोग प्रयोग नहीं करना जानते थे, तो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, तो शक काल की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो ऑप्शन में नहीं है। प्रथम जो जनरल थे बंगाल के, तो वो क्लाइव थे। प्रश्न नंबर 138। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो अवध क्षेत्र में। इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कर अंग्रेजी राज्य में विलयन करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य अंग्रेजी सेना में था। इस कारण सिपाही विद्रोह 1857 का एक प्रमुख कारण बना। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो रियासत का दर्जा वर्ष 1950 में खत्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम का प्राचीन नाम है, तो असम का प्राचीन नाम ऑप्शन बी हो जाएगा कामरूप था। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है तो जैन स्थापत्य का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य जो थे वो गणितज्ञ थे, इसलिए इनका संबंध औषधि से नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये समसामयिक क्वेश्चन है। भारत में राज्यों की संख्या इस समय 28 हो गई है। तो ऑप्शन ऐसे तो ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 राज्य हैं भारत में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसकी सलाह पे राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पे होती है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो मौर्य समाज का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने कौटिल्य की मदद से मौर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, जबकि हर्षवर्धन शासनकाल में 629 में ह्यूइंग भारत आया, जबकि हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 में ह्यूइंग भारत आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।